नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5th जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। हालांकि खनिज और ऊर्जा संसाधनों के विषय में पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खनिज क्या होते हैं, पारिभाषिक रूप से खनिजों को किस तरीके से समझा जा सकता है, खनिजों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन अगर हम करें मिनरल्स का तो किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा सेल समूह जो होते हैं यानी चट्टानों के जो समूह होते हैं जिनमें खनिजों की उपलब्धता होती है, उन सेल समूहों के आधार पर खनिज उपलब्धता को किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में अलग अलग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो खनिज उपलब्धता की दृष्टि से समृद्ध हैं, जिन्हें हम कहते हैं खनिज पेटियां। उन खनिज पेटियों के विषय में बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खनिज के बारे में। खनिज को अगर सामान्य भाषा में कहें तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं। खनिज क्या है? ऐसी चीज जो खानों से खुदाई के फलस्वरूप हमको प्राप्त होती है। खनिजों को हम जनरली खानों से खोद करके निकालते हैं, माइनिंग जिस प्रोसेस को कहा जाता है। पारिभाषिक रूप से अगर देखा जाए तो खनिज क्या है, यानी एनसीईआरटी में जो परिभाषा दी गई है खनिज की वो किस तरीके से दी गई है कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि खनिज क्या है, प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं। तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व जिसकी क्या है, एक निश्चित आंतरिक संरचना। ठीक है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, निश्चित है। यानी पूरी परिभाषा को अगर समझें तो खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है। इस तरीके से खनिज को हम परिभाषित करते हैं। अब इसके बाद में खनिजों का करेंगे वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। जनरली खनिजों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं आपके धात्विक खनिज, दूसरे अधात्विक खनिज और तीसरे ऊर्जा खनिज। अब इनके नाम से ही आप समझें धात्विक खनिज क्या है। धात्विक मतलब अपने आप में यह नाम ही आपको बता रहा है कि ऐसे खनिज जिसमें धातुओं के गुण हैं। ठीक है, ऐसे खनिज जिसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, धातुओं के गुण पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातुओं के गुण न पाए जाएं। ठीक है, नॉन मेटेलिक जो होते हैं। तो अधात्विक गुण जिसमें अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातुओं के गुण न पाए जाएं, वो अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उनको हम ऊर्जा खनिज की श्रेणी में रखते हैं। वन बाय वन इनको अलग अलग तरीके से समझें तो सबसे पहले हमने बात की थी धात्विक खनिजों के बारे में। अब धातुएं बहुत सारी होती हैं, तो धातुओं को खनिजों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है लौह और दूसरा होता है अलोह। मतलब लौह क्या है, आप जानते हैं लोहा मेटल होता है, लोहा धातु होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लोहे के अलावा और कोई धातु नहीं होती है, लोहे के अलावा भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। तो लोहे वाले जो खनिज हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, और लोहे के अलावा अन्य जितनी भी धातुएं हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसी खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है वो लौह खनिज कहलाते हैं, और ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अलावा अन्य धातुओं के गुण पाए जाते हैं उनको अलोह खनिज कहते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिजों को हमने समझा। धात्विक खनिजों को लौह और अलोह में बांटा जा सकता है। अब लौह अयस्क में कौन कौन से खनिज आते हैं? जैसे लौह हो गया आपका, मैंगनीज हो गया, इसमें भी लोहे के गुण होते हैं। निकेल हो, इसमें भी लोहे के गुण होते हैं। कोबाल्ट हो गया, इसमें भी लोहे के गुण होते हैं। लौह और अलोह को अगर सामान्य तरीके से देखें तो एक तरह से और इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका चुंबक होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है, वो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लौह में ऐसे सारे खनिज आएंगे जिनको मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, लौह अयस्क तो है ही। मैंगनीज में भी लोहे की मात्रा होती है, मैंगनीज को आप अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। निकल में भी लोहे के गुण होते हैं, उसको भी मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कोबाल्ट में भी लोहे के गुण होते हैं, उसको भी मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अलोह खनिज की बात करते हैं, जैसे तांबा, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। जस्ता, इसमें भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। सीसा, इसमें भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। और बॉक्साइट में भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। अगर इन चीजों को यानी तांबा, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट, इसको अगर हम मैग्नेट के नजदीक लेके जाएंगे तो मैग्नेट इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अब आप
दिमाग में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं लौह और अलौह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अधात्विक खनिज जिसमें किसी भी धातु का कोई गुण नहीं है, किसी भी धातु की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, जैसे अभ्रक हो गया आपका, ठीक है, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें किसी भी धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं और ये अधात्विक कैटेगरी में आती हैं। ऊर्जा खनिजों की बात करें तो ऐसे खनिज, देखिए कोयला भी, कोयला का भी खनन होता है, ठीक है। पेट्रोलियम भी खनन से प्राप्त किया जाता है, हालांकि यह कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है, उसके बाद में परिशोधन जब इसका रिफाइनरीज में किया जाता है उसके बाद में हमको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो कोयला हो गया, इसको भी खनन से निकालते हैं, पेट्रोलियम को भी खनन के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस को भी जो है इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें किसी न किसी रूप में एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आएंगी? ऊर्जा खनिजों की कैटेगरी में, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क को अंग्रेजी में कहा जाता है ओर, ORE, ठीक है, इसको ओर कहा जाता है। अयस्क क्या है, इसको और अच्छी तरीके से समझें। जैसे जो भी खनिज होते हैं, चाहे वो धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिजें हैं, ठीक है, किसी भी धात्विक या अधात्विक खनिज की बात करी जाए, या फिर जैसे आप जो भी मेटल्स वगैरह देखते हैं या जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, लोहा, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें आपको जिस फॉर्म में आज दिखाई देती हैं या इनसे बनी हुई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में या आसपास, तो ये चीज़ें मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं खानों में। जैसे लोहा है तो ऐसा नहीं कि आप खान से खनन की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, खानों की खुदाई कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली कह सकते हैं मेन फॉर्म में लोहा प्राप्त हो गया, या मेन फॉर्म में आपको सीधा एल्यूमिनियम खानों से मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। खानों से जब खनन की प्रक्रिया की जाती है, खनिजों को निकाला जाता है, तो वो अयस्क के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अयस्क के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, फिर उन अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें बाकी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे एल्यूमिनियम, जिसके बर्तन आप देखते हैं अपने घरों में जनरली यूज किए जाते हैं, जो एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम खानों से सीधे रूप में प्राप्त नहीं होता है, ये हमको किसके रूप में प्राप्त होता है? बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो हम खानों से जब निकालते हैं तो बॉक्साइट निकालते हैं, फिर बॉक्साइट के निष्कर्षण के फलस्वरूप हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो अयस्क है वो अयस्क क्या है? अयस्क एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है किसकी? आपके खनिजों की। जो खनिज हम यूज करते हैं या जो खनिज हमको प्राप्त होते हैं वो अयस्कों के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, और अयस्कों के निष्कर्षण से जो है बाकी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो अयस्क क्या है? किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों का मिश्रण या संचयन, ठीक है। अयस्क को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? अयस्क किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का क्या होता है? मिश्रण होता है, और जितने भी खनिज जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब खनिजों की विभिन्न सेल समूहों में उपलब्धता। सेलों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि आग्नेय सेल क्या होती हैं, कायांतरित सेल क्या होती हैं, अवसादी सेल क्या होती हैं। इन सारी सेलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप पिछली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। वहीं से आपको एक बेस बनता हुआ आपका नज़र आएगा। जब आप सारी चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आग्नेय और कायांतरित सेलों के बारे में तो बताऊंगा नहीं, अवसादी सेलों के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो अलग अलग सेलों के समूह में खनिजों की उपलब्धता देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें आग्नेय और कायांतरित सेलों के बारे में, तो जो आग्नेय और कायांतरित शैल होती हैं, यहाँ पर खनिज कहाँ पाए जाते हैं? इन आग्नेय और कायांतरित सेलों के जो जोड़ होते हैं, या इनके बीच की जो दरारें होती हैं, या इनके बीच की जो भ्रंश होती हैं, ठीक है। भ्रंश मतलब एक तरह से गहरा भाग, दो खनिजों के बीच में टूटा हुआ गहरा भाग, भ्रंश, ठीक है। भ्रंश को एक तरह से हम बड़ी दरार भी बोल सकते हैं। तो आग्नेय या कायांतरित शैलों के जो जोड़ होते हैं या दरार होते हैं या भ्रंश होते हैं, उनमें खनिज मिलते हैं। और कौन कौन से खनिज मिलते हैं? जनरली जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अब आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा ये किस प्रकार के सेल समूहों में मिलते हैं, तो ये आग्नेय या कायांतरित सेल समूहों में पाए जाते हैं। अवसादी सेल समूहों में जो खनिज पाए जाते हैं वो परतों में पाए जाते हैं, ठीक है, लेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये ऐसे खनिज हैं जो अवसादी सेल समूहों में पाए जाते हैं।
धरातलीय चट्टानों का अपघटन, ठीक है, धरातलीय चट्टान, धरातल पर जो चट्टानें होती हैं उनके अपघटन के फलस्वरूप बॉक्साइट मिलता है। पहाड़ियों के जो आधार तल होते हैं, ठीक है, पहाड़ियों के जो आधार होते हैं, निचला हिस्सा, जैसे मान लो ये पहाड़ियां हैं, तो इनके निचले हिस्से पर जो खनिजों की उपलब्धता होगी वो प्लेसर निक्षेप के रूप में मिलती है। प्लेसर निक्षेप मतलब एक तरह से कह सकते हैं खनिजों का संगठन, एक जगह पे जमा अवसाद जो होते हैं, एक जगह पर जमा जो अवसाद होते हैं उनके रूप में जो है हमको खनिज उपलब्धता होती है। और प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो हैं सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम, ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम किस प्रकार के सेल समूहों में पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ियों के आधार में प्लेसर निक्षेप के रूप में उपस्थित रहते हैं। महासागरीय जल में भी खनिजों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसमें से जो सामान्य नमक होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का खनिज होता है। हम जो नमक यूज करते हैं खाने में, ये भी एक प्रकार का क्या है, खनिज होता है, जिसे महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, ये भी महासागरीय जल से प्राप्त किए जाने वाले खनिज हैं। अब कुछ रोचक चीजें यहाँ पर देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखी होती हैं। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान, यानी हम सभी किसी न किसी रूप में मंजन करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो दंत मंजन होता है वो क्या करता है, हमारे दांतों को साफ करने का काम करता है। इसमें कुछ अपघर्षक खनिज होते हैं जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फास्फेटों के खनिज, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग गुण होते हैं किसी भी पेस्ट के। तो पेस्ट में वह तत्व जो हमारे दांतों को स्वच्छ रखने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है, वो होते हैं चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फास्फेटी खनिज, ठीक है, ये पेस्ट में पाए जाते हैं। अब एक ऐसा भी एलिमेंट डाला जाता है पेस्ट के अंदर जो हमारे दांतों को गलने से बचाए, क्या करे, हमारे दांतों को गलने से बचाए, तो ये होता है फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड जो होता है वो हमारे दांतों को गलने से या हमारे दांतों के अवक्षय को रोकता है। और फ्लोराइड खनिज जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लूओराइट नाम के खनिज से। फ्लोराइड कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लूओराइट नाम के खनिज से। जितने भी दंतमंजन होते हैं उनमें से ज्यादातर अगर पेस्ट की बात करें तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, खास करके ऐसे पेस्ट जो सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उनमें टाइटेनियम ऑक्साइड डाला जाता है जिससे उनका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है एक तरह से र्यूटाइल, इल्मेनाइट और इनाटेज नामक खनिजों से यह प्राप्त होता है। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है, ठीक है, दांतों को शाइनिंग देने का काम जो है वो अभ्रक करता है। टूथ ब्रश और पेस्ट की ट्यूब, यानी जिस ट्यूब में पेस्ट भरा रहता है, ठीक है, ऊपर का जो कवर होता है, वो किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से। पेट्रोलियम उत्पादों के स्वरूप में एक प्लास्टिक भी होती है जिससे टूथब्रश जो होता है वो भी बनाया जाता है और टूथपेस्ट का जो कवर होता है वो भी बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में ये काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है, जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सभी को खनिजों की जरूरत होती है। खनिजों के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम जो भी भोजन करते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एक तरह से पोषक तत्व के रूप में खनिज भी हम ग्रहण करते हैं। हालांकि खनिज जो हम ग्रहण करते हैं या हमारे शरीर को जितनी मात्रा में खनिजों की आवश्यकता होती है वह मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। लगभग 0.3% जितना भी हम आहार ले रहे हैं उसका 0.3% होता है खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है। अपने बहुत सारी जो खाद्य पदार्थ हैं जो भी पैकेट फॉर्म में आते हैं या पैक्ड फॉर्म में आते हैं, वहां पर आपने देखा होगा इसमें मिनरल्स कितने हैं, ठीक है, उस पर लिखा रहता है मिनरल्स की मात्रा कितनी है। तो मिनरल्स का हालांकि हमारे भोजन में जो रोल है वो बहुत कम है, 0.3%, लेकिन इस 0.3% का भी अपने आप में इतना महत्व है कि इसके अलावा, यानी अगर हम मिनरल्स नहीं ले रहे हैं और मिनरल्स के अलावा बाकी जितना भी खाना खा रहे हैं वो भी कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 99.7% भोज्य पदार्थ जो हम उपयोग कर रहे हैं बिना मिनरल्स के बेकार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह खनिज जो होता है
जितने भी धात्विक खनिज उत्पादित किए जाते हैं, मतलब हमारी खानों के फलस्वरूप जितने भी धात्विक खनिजों का हम उत्पादन करते हैं, उसके कुल उत्पादन का 3/4 भाग, लगभग 75% हिस्सा अकेले लौह खनिज से मिलता है। ठीक है। और लौह खनिज जो होते हैं, यानी जो एक उद्योग होता है हमारा धातुओं के शोधन का उद्योग, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसी कह सकते हैं उद्योग धंधा जिसमें धातुओं के शुद्धिकरण का प्रोसेस किया जाता है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके विकास के लिए लौह खनिज की जो है हमको अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो धातु शोधन उद्योग है, उसके विकास के मजबूत आधार के रूप में काम करते हैं लौह खनिज। लौह अयस्क देखते हैं। भारत जो है उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, यानी भारत के अलावा यूं तो बहुत सारी जगहों पर या अन्य देशों में भी लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन अगर भारत की देखा जाए तो जो उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क होता है, जिसमें लोहे की ज्यादा मात्रा होती है, जिस अयस्क में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, उस प्रकार के लौह अयस्क उत्पादन में भारत कह सकते हैं समृद्ध देशों की कैटेगरी में आता है। आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क क्यों है? क्योंकि इस अयस्क में लोहे की मात्रा 70% होती है, और इसके जो चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इसकी सबसे अच्छी होती है जितने भी प्रकार का लोहा पाया जाता है। महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क हेमेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 50 से 60% होती है, लेकिन यह जो है औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर वैसे पूछा जाए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सर्वोत्तम लौह अयस्क मतलब जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मैग्नेटाइट है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जिस प्रकार के लौह अयस्क की सर्वाधिक जो है उपयोग किया जाता है, वो है हेमेटाइट। इसमें 50 से 60% लोहे का हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लौह अयस्क की कुछ पेटियां देखते हैं, जैसे उड़ीसा झारखंड पेटी जो है। ठीक है। उड़ीसा का मयूरभंज जिला हो गया, केदुझर जिला हो गया। ठीक है। गुआ, नोआ मंडी, ये सिंहभूम और झारखंड के जो हैं जिले हैं, गुआ और नोआ मंडी, ये सिंह भूमि में पड़ता है, जो कि झारखंड का हिस्सा है। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये हेमेटाइट के उत्पादन में बहुत अग्रणी है। हेमेटाइट के यहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी भी, जो कि आपकी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ये भी हेमेटाइट के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। देखा जाए तो बस्तर बस्तर एक जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है। यहाँ हेमेटाइट पाया जाता है, और इन खदानों से, यानी यहाँ से जो खाने हैं लौह अयस्क की, इनमें से जो लौह अयस्क निकाला जाता है, वो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, वहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को इसका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है। बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी, ये जो है कर्नाटक में है, लौह अयस्क की पेटी है। यहाँ पर पाए जाते हैं आपके कुद्रेमुख निक्षेप। ठीक है। कुद्रेमुख निक्षेप मतलब ये एक स्थान है, कुद्रेमुख, जहाँ पर निक्षेप मतलब भंडार हैं किसके, लौह अयस्क के। और कुद्रेमुख निक्षेप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह संसार के सबसे बड़े लौह अयस्क निक्षेपों में से एक माना जाता है, और इसका जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ से जितना भी लौह अयस्क निकाला जाता है, उसका पूरा का पूरा कह सकते हैं 100% जो है निर्यात कर दिया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लौह अयस्क कर्दम रूप में, कर्दम होता है तरल रूप, कर्दम का मतलब है तरल रूप, स्लरी फॉर्म जिसको कहते हैं। तो स्लरी फॉर्म में, यानी लौह अयस्क को तरल मात्रा में परिवर्तित करके पाइपलाइन से मंगलुरु के निकट जो पत्तन है बंदरगाह है, वहां पर भेजा जाता है। कहाँ से? बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरुपेटी से, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद में एक और पेटी है आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये जो है आपकी रत्नागिरी जिले में पड़ती है। यहाँ भी लोहा पाया जाता है, लेकिन यहाँ का लोहा जो है वो उच्च कोटि का नहीं है, थोड़ी हल्की क्वालिटी का लोहा होता है। और मर्मागांव पत्तन जो कि गोवा में है, यहाँ से इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम जैसे कि एक मेटल है, एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य है कि जब तक एल्यूमिनियम की खोज नहीं हुई थी, या जब तक एल्यूमिनियम अपने अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पहले जनरली जो
बड़े बड़े लोग होते थे, पैसे वाले धनी या राजा महाराजा लोग होते थे, वो सोने चांदी के बर्तनों में आप जानते हैं खाना खाते थे। लेकिन सबसे पहले एल्यूमिनियम की खोज हुई तो एक नई धातु के रूप में लोगों को जानकारी मिली, एक नई धातु के बारे में लोगों को पता चला। तो ऐसी ही एक कहानी है नेपोलियन के सम्राट नेपोलियन तृतीय के बारे में। जब एल्यूमिनियम आया अस्तित्व में, एल्यूमिनियम के बारे में पता चला। इससे पहले सम्राट जो है सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करता था, लेकिन एल्यूमिनियम के अस्तित्व में आ जाने से उसको ऐसा लगा कि एल्यूमिनियम शायद सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती या बेशकीमती हो सकता है। तो उसने जो अपने परिधान थे, उसके जो भी कपड़े होते थे, उसकी जो बटन वगैरह थी, वो भी एल्यूमिनियम की बनवाई। अब क्योंकि वो नई चीज़ थी एल्यूमिनियम उसके लिए, सोने चांदी तो वो काफ़ी टाइम से यूज करता चला आ रहा था। जो भी गेस्ट आते थे उसके घर, जो भी उसके घर अतिथि वगैरह आते थे, तो उनको जो भोजन दिया जाता था वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में दिया जाता था। और जो सामान्य आदमी होते थे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एल्यूमिनियम सोने से ज़्यादा कीमती नहीं है, सोने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे जब एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निष्कर्षित किया जाने लगा, तो एक समय ऐसा आ गया कि भिखारियों के पास भी जो है क्या होते थे, एल्यूमिनियम के बर्तन देखने को मिल जाते थे। अभी हम बात कर रहे थे कुद्रेमुख के बारे में। तो कुद्रेमुख शब्द जो है निकला है वो कुदरे से निकला है, ठीक है। कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है उसकी आकृति घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील से मिलती जुलती हैं। बैल के डील मतलब जैसे देखा होगा आपने, बैल बैल का जो कुबड़ होता है इस तरीके से, तो बैल का जो डील होता है, कुबड़ होता है, उससे मिलती जुलती हैं। तो उसी के नाम पर जो है बेलाडीला नाम पड़ा इसका। और कुदरे जो है कुद्रेमुख उस स्थान का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उस स्थान की जो आकृति है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट के आसपास का वो क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो घोड़े के मुख के समान दिखाई देती है, तो उसका नाम कुद्रेमुख मतलब घोड़े का मुख, इस तरीके से उस चीज को नाम दे दिया गया। आगे देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज जो है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी स्टील का निर्माण किया जाता है, इस्पात का निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण में मैंगनीज का बड़ा रोल होता है। यानी बिना मैंगनीज के इस्पात हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमको 1 टन स्टील बनाना है, 1 टन इस्पात हमको बनाना है, तो उसमें मैंगनीज चाहिए हमको 10 kg। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 टन इस्पात के निर्माण के लिए लगभग 10 kg मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी यूजेस हैं इसके मैंगनीज के। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कीटनाशक दवा बनाने में भी यूज़ किया जाता है। पेंट बनाने में भी मैंगनीज यूज़ करते हैं। सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात करें भारत में, तो उड़ीसा जो है मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अब तक हम बात कर रहे थे लौह खनिजों के बारे में। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अलौह खनिजों के बारे में। अलौह खनिज में इस चैप्टर में विशेष रूप से हम तांबा और बॉक्साइट को देखेंगे। तो सबसे पहले तांबा पढ़ते हैं। देश का लगभग 52% तांबा अकेले मध्य प्रदेश के बालाघाट नामक जिले से प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंहभूमि, खेतड़ी, ठीक है, ये भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा स्थान तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, या खेतड़ी की खानें किस धातु के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो खेतड़ी राजस्थान में है, सिंहभूमि झारखंड में है, और दोनों ही चीज़ें तांबा उत्पादन से संबंधित हैं। तांबे का जनरली उपयोग कहाँ किया जाता है? जो भी बिजली के वायर होते हैं, तार होते हैं, वो बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, और आपका जो केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन उद्योग, वहाँ पे भी तांबे का यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आप जानते हैं ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से, यानी ऐसी चट्टानें जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेटों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन चट्टानों का विघटन होता है, उन चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस उसका स्टार्ट होता है, और वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये मजबूत होता है और वजन में भी हल्का होता है। इसके अलावा सुचालक भी होता है विद्युत का। इसके जो निक्षेप या भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अमरकंटक पठार हो गया, ठीक है, अमरकंटक पठार, ये मध्य प्रदेश, मैकाल पहाड़ियाँ, और बिलासपुर में कटनी का जो बिलासपुर और कटनी का जो पठारी हिस्सा है, ठीक है, पठार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एल्यूमिनियम के या बॉक्साइट के जो है निक्षेप पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी अगर बात की जाए तो उड़ीसा का एक जिला है कोरापुट। कोरापुट जिले में इसके जो निक्षेप हैं उन्हें जाना जाता है पंचपतमाली के नाम से, ठीक है। उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और उड़ीसा में भी आपसे अगर पूछा जाए तो कोरापुट जिले में पंचपतमाली जो निक्षेप हैं वो बॉक्साइट के प्रचुर भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। अधात्विक खनिजों में अभ्रक,
अब बात करें अधात्विक खनिजों में, एक अभ्रक आता है। ये जो है प्लेट या पत्रण क्रम में पाया जाता है। प्लेट यानी एक तरह से कह सकते हैं परत के फॉर्म में जो है अभ्रक हमें देखने को मिलता है। पारदर्शी होता है ये, काला हो सकता है, हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला, भूरा, अलग अलग इसके रंग हो सकते हैं। यूज़ की बात करें तो विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ये यूज़ होता है। कारण क्या है? अभ्रक को विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में यूज़ करने का कारण है इसकी जो परावैद्युत शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऊर्जा का ह्रास का जो गुणांक होता है वो निम्न होता है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई वोल्टेज वाला इसका रेसिस्टेंस होता है, उच्च वोल्टेज प्रतिरोध होता है। क्षेत्रों की बात करें तो छोटा नागपुर पठार में जो है इसके भंडार पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया और हजारीबाग पेटी जो है, वेल्लोर अभ्रक पेटी जो है आंध्र प्रदेश की, ये जो है इसके लिए फेमस है। अब यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, मैं हर बार आपसे कहता हूँ, ये संकेत आप देखें यहाँ से, ये जो संकेत दे रखे हैं ये बता रहे हैं, ऊपर वाला संकेत जो है ये लौह अयस्क क्षेत्र को बता रहा है, और रेड कलर का जहाँ जहाँ आपको साइन इस मैप में दिखाई दे रहा है ये बता रहा है लौह अयस्क के जो खाने हैं उनको। और इस तरीके से ये स्टार वाला है ये अभ्रक को दिखा रहा है। तो इसमें से आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, इस पूरे मैप में इन संकेतों के आधार पर ये पता लगाइए कि लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, लौह अयस्क खाने किस किस स्थान पर हैं, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन यानी बंदरगाह जो है वो कौन कौन से हैं, मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हो गए, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हो गए, या अभ्रक की प्राप्ति की जो स्थान है वो कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और इसी चीज़ को समझते हुए आपको कमेंट्स में बताना है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन के अयस्कों के क्षेत्र किस किस स्थान पर अवस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में चट्टानी खनिज देखते हैं। चट्टानी खनिज मतलब ऐसा खनिज जो चट्टानों से प्राप्त होता है या चट्टानों की फॉर्म में प्राप्त होता है, वो है चूना पत्थर, इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में जो है इसकी अवस्थिति होती है। ये एक तरह से कैसी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सीमेंट का जब कह सकते हैं निर्माण किया जाता है, सीमेंट का जो उत्पादन किया जाता है उसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो चूना पत्थर होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लौह इस्पात उद्योग है उसमें जो भट्टियां होती हैं, भट्टियों में लोह को जब गलाया जाता है, प्रगलन का मतलब होता है गलाना, तो लौह प्रगलन के लिए जो है चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। अब हम चूंकि खनिजों के बारे में बात करते हैं तो खनिज खनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निकाले जाते हैं, और खनन का जो प्रोसेस है यानी खानों से खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे खनन। तो खनन के कुछ जोखिम होते हैं, खतरे होते हैं, नुकसान होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी खनन इंडस्ट्री में लगे हुए लोग होते हैं उनमें जनरली फेफड़ों की बीमारी पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर धूल मिट्टी या कह सकते हैं उनकी जो हवा होती है जो वहाँ पे वो ग्रहण कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व हो सकते हैं। और चूंकि ये जो तबका होता है या ये जो कह सकते हैं ग्रुप है, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ के जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर जनरली लंग्स की जो डिजीज़ होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कभी-कभी आकस्मिक रूप से अगर खान की जो छत है ऊपर वाला हिस्सा वो गिर जाए, या कोई सैलाब आ जाए या फिर आग लग जाए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमको जान माल की हानि देखने को मिलती है। जल स्रोतों को दूषित जो है करने का काम करते हैं खनन उद्योग जो है। इसके अलावा इनसे भूमि मिट्टी का अवक्षय होता है। नदियों, सरिताओं और तालाबों में क्या होता है, प्रदूषण देखने को मिलता है। खनिजों का हमको प्रिजर्वेशन क्यों करना चाहिए, खनिजों का संरक्षण हमको क्यों करना चाहिए, क्या कारण है? सबसे पहली चीज कि खनन योग्य जो निक्षेप हैं, मतलब ऐसे भंडार जहां से खनन के फलस्वरूप चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। खनन योग्य खनिज तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो खनिज वहां पर प्रचुर मात्रा में मौजूद तो हैं, लेकिन वहां से खनन का प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, मतलब वहां से हमको खनिज प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन ऐसे खनिज निक्षेप जो हमारी पहुंच में हैं और वहां से खनिजों को निकाला जाता है, ऐसे खनिज केवल भूपर्पटी का 1% है, यानी इनकी मात्रा सीमित है। इस वजह से इनका हमको प्रिजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से हम इसकी खपत कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम जिनका उपयोग कर रहे हैं, इनका जो उपभोग है, उस उपभोग के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इनके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, यानी उपभोग की तुलना में पुनर्भरण दर जो है इनकी वो कम है। खनिज सीमित हैं, अनवीकरणीय हैं, मतलब इतनी जल्दी इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है, ये लाखों वर्षों में बनकर के तैयार होते हैं, तो इतनी जल्दी जो है ये इनका निर्माण नहीं हो सकता है, तो अनवीकरणीय है और लिमिटेड मात्रा में है। इस वजह से इनका संरक्षण हमको करना चाहिए। खनिज संरक्षण के कुछ उपायों को देखें तो
सबसे पहला उपाय ये है कि सुनियोजित और सतत पोषणीय इनका प्रयोग हो। मतलब एक तरह से कह सकते हैं रणनीतिक उपयोग किया जाना चाहिए, अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उपयोग होना चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और इसके अलावा इनके जो कह सकते हैं भंडार हैं उनमें खनिजों की कमी भी महसूस ना हो। ठीक है। इसके अलावा हम मेटल का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। पुनर्चक्रण मतलब जिसको रिसाइकलिंग का प्रोसेस कहते हैं। एक चीज़ यानी मेटल से बनी हुई कोई चीज़ है, वो हमने यूज़ की या कुछ समय तक हमने यूज़ की, उसके बाद में वो बेकार हो गई या किसी काम की नहीं रही, तो उसी मेटल से रिसाइकलिंग के फलस्वरूप क्या करना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी निर्माण उनका करना चाहिए। धातुओं का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, रद्दी धातुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। कबाड़ा जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी वेस्टेज चीज़ें हमारे घरों में पड़ी होती हैं, बहुत सारा कह सकते हैं मटेरियल जो हमने कभी पहले यूज़ किया था लंबे समय पहले और वो आज खराब हो चुका है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको ऐसे पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको किसी को बेच देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए जो जिससे इसकी रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो आसानी से किया जा सके। ठीक है। ऊर्जा संसाधन, अब खनिजों के बाद में अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधनों को भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ऊर्जा संसाधनों को जनरली दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है। परंपरागत वे हैं जिन्हें जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में हम जनरली यूज करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कंडे हो गए, गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं वो हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत में जल विद्युत हो या ताप विद्युत हो, दोनों आ जाते हैं। तो ये सारे साधन जो हैं एनर्जी के एक ऐसे हैं परंपरागत हैं। और गैर परंपरागत साधन वो होते हैं जो एक तरह से हम अनादिकाल से यूज करते आ रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत की श्रेणी में आते हैं। अब जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये मैप है। इस मैप में अलग अलग संकेतों के माध्यम से दिखाया गया है कोयला क्षेत्रों को, कोयले की खानों को, तेल क्षेत्रों को और मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस को, इसके अलावा HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को। अब यहाँ से आप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है इसको तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी के जो कोयला क्षेत्र हैं, कोयला खाने हैं, तेल क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको आपको मैप में देख करके निकालना है कि कौन कौन से स्थान किस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये HVJ पाइपलाइन है। इसके बारे में इसी सेशन में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कोयला जैसे देखते हैं तो कोयला जो है भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य स्रोत है। मतलब भारत का इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्री चल रही हैं, उनमें कोयला जो है बहुत मात्रा में यूज़ किया जाता है और कह सकते हैं एक मेन सोर्स माना जा सकता है वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं का। इसका जो निर्माण होता है वो पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से होता है। ठीक है। जैसे देखा जाए, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि काफ़ी समय पहले, जैसे मान लो कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी पर कोई उथल पुथल या कोई ऐसी हलचल हुई होगी जिससे बहुत सारी वनस्पतियां जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो चट्टानों के नीचे दब गए। फिर उनका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर अपघटन हुआ और उस अपघटन के फलस्वरूप जो है कोयले का निर्माण हुआ। एक तरह से इसका प्रोसेस भी जो है बहुत लंबा है। कोयला एक दो दिन में बन करके तैयार नहीं हो जाता है, एक दो साल में बन के तैयार नहीं हो जाता है। इसके निर्माण में लाखों वर्षों का जो है समय लगता है। ठीक है। कोयले के कुछ विशेष प्रकार हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ठीक है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न जनरली हमारे जो एक तरह से कह सकते हैं प्रीलिम्स होता है, जैसे यूपीपीसीएस का, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलता है। तो पीट जो कोयला होता है, ये दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है। दलदली क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर जो पौधे होते हैं, उनका जब धीरे धीरे क्षय होता जाता है, धीरे धीरे वो नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है। तो वहां से हमको जो कोयला प्राप्त होता है या कोयले की जिस फॉर्म को हम प्राप्त करते हैं वो पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी इसमें उच्च होती है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है तो इसमें नमी होती है, तो जलने पर ये बहुत सारा पॉल्यूशन पैदा करता है। ठीक है। निम्न ताप के गुण होते हैं इसमें। लिग्नाइट जो है कोयला, ये निम्न कोटि का कोयला है, भूरा रंग इसका होता है और विशेष रूप से नवेली या तमिलनाडु में ये पाया जाता है। बिटुमिनस जो है, ये वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयले का प्रकार है। ठीक है। इसको जनरली यूज करते हैं हम धातुओं के शोधन में। जब लोहे को गलाया जाता है, लोहे का प्रगलन किया जाता है, तो भट्टियों में इसी कोयले का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र, इनको देखते हैं। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं गोंडवाना और टर्शियरी, ये दोनों को याद रखेंगे आप। गोंडवाना और टर्शियरी, ये भारत के दो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। अब गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं? आपका गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा,
इन नदियों की जो घाटियां हैं, इसके अलावा दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में अवस्थित है, इसके अलावा झरिया, रानीगंज और बोकारो, ये स्थान जो है गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और टर्शरी क्षेत्र जो है जनरली इसमें आते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वो इसमें आते हैं, विशेष रूप से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, ये दो क्षेत्रों के बारे में आप समझ गए होंगे कि भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं गोंडवाना और टर्शरी, गोंडवाना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और टर्शरी जो है, टर्शरी में नॉर्थ ईस्ट वाले जो है स्टेट आते हैं। पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम जो है भारत में इसकी अधिकांश उपस्थिति जो है टर्शरी युग की शैल अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो भारत में असम, गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई हाई जो एक तेल उत्पादक क्षेत्र है या पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अंकलेश्वर तेल उत्पादक क्षेत्र ये गुजरात में है। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन और हुगरीजन ये जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं ये असम में पड़ते हैं आपके। इसके बाद में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है, मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई और अंडमान निकोबार यहाँ पर भी इसके भंडार हैं। अभी हम जिस एचवीजे पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे थे, उस एचवीजे पाइपलाइन की फुल फॉर्म है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इसकी जो लंबाई है 1700 किलोमीटर है। मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी एवं उत्तर भारत के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य ये करती है। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार से उत्पन्न होती है, एक बहते हुए जल से और दूसरा ईंधनों के द्वारा, जो भी अन्य ईंधन होते हैं उनके द्वारा। प्रवाही जल मतलब बहता हुआ जल जो है उसको बहते हुए जल को टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन, ठीक है, टरबाइन को घुमाने के बाद में फिर उसमें कनेक्शन ऐसे किए जाते हैं कि जैसे जैसे टरबाइन घूमेगा और उसी तरीके से आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विद्युत के प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रवाही जल से भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। टरबाइन पर पानी को गिरा करके, यानी पानी को ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो पानी का वेग नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे टरबाइन बहुत जल्दी जल्दी घूमने लग जाता है। तो प्रवाही जल से भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। और जो ईंधन है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके कंबस्शन से यानी दहन से, इनके दहन के फलस्वरूप, इनको जलाने के फलस्वरूप भी जो है टरबाइन को चलाया जा सकता है और वहां से भी क्या प्राप्त की जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दो इसके कह सकते हैं तरीके हो गए आपके, प्रवाही जल और अन्य ईंधन। ठीक है, बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, कोपिली हाइडल परियोजना जो कि असम में है। ये ऐसी परियोजना है जिनका यूज किया जाता है, इनके जल का यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए और विद्युत के उत्पादन के लिए। इसके बाद में आगे आती है आपकी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश है और उष्णकटिबंधीय देश होने के साथ साथ यहाँ क्या है, सौर ऊर्जा की बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं। जो धूप होती है सूर्य से आने वाली, उसको किस प्रौद्योगिकी के द्वारा विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है? तो याद रखेंगे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी इसको कहा जाता है। इसके प्रयोग से, यानी सौर ऊर्जा का जब हम यूज करते हैं तो एक तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, दूसरा बिजली की हमारी बचत होती है, तीसरा घरेलू ईंधन में जो उपले और लकड़ी पर हमारी निर्भरता रहती है जिनसे पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, उन पर हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और इन सारे गुणों के बाद ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा स्वच्छ रहता है, पर्यावरण संरक्षण में ये योगदान देने का कार्य करती है। विंड एनर्जी देखते हैं, पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पे है? नागरकोइल, तमिलनाडु से लेकर के मदुरई तक। ठीक है, नागरकोइल और जैसलमेर जो हैं ये पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के रूप में जाने जाते हैं। बायोगैस, बायोगैस जो है उत्पन्न होती है जैविक पदार्थों के अपघटन से। ठीक है, गोबर गैस प्लांट जो होते हैं ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो इनसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है बायोगैस के रूप में, और दूसरा इनका जो वेस्टेज है, इनका जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको खेतों में यूज कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर। ठीक है, और इस प्रकार का जो फर्टिलाइजर या उर्वरक होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और फसलों के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है।
ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी इसको कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब है जो महासागर में तरंगें उठती हैं समय समय पर, उनका यूज कर लिया जाए किसमें, विद्युत उत्पादन में। ठीक है, इसकी आदर्श दशाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, मतलब कहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात के जो पश्चिमी तट हैं वहां पर, सुंदरवन जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, और गंगा नदी का जो डेल्टा प्रदेश है वहां पर ज्वारीय ऊर्जा के लिए बहुत ही अच्छी दशाएं उत्पन्न होती हैं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी इसको कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? अ, पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी जो टेम्परेचर पृथ्वी के अंदरूनी भाग में, उससे अगर हमको कोई एनर्जी प्राप्त हो रही है तो वो भूतापीय ऊर्जा होगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों के ताप का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, जो विद्युत हम उत्पन्न करते हैं, उसको हम भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। भूतापीय ऊर्जा का दोहन, इसके लिए दो प्रायोगिक परियोजनाएं हैं जिनसे अक्सर करके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब पार्वती घाटी कहाँ पर है और पूगा घाटी कहाँ पर है। तो पूगा घाटी आपकी लद्दाख में है और पार्वती घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों घाटियां जो हैं भूतापीय ऊर्जा के दोहन की प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो ये हो गया आज का सेशन, चैप्टर नंबर 5 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ये जो है आपके लिए होमवर्क है कि जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है रेड कलर का, ये जो है आणविक ऊर्जा स्थान है उनको दिखाता है, और तापीय ऊर्जा जो कह सकते हैं तापीय ऊर्जा के जो केंद्र हैं उनको इस डॉट के माध्यम से दिखाया गया है। तो आपको छांटना है कि कौन कौन से तापीय ऊर्जा केंद्र हैं और कौन कौन से आणविक ऊर्जा केंद्र हैं। ये आपका होमवर्क है। या तो आपके पास बुक होगी, उस बुक में से देख के कार्य करें, नहीं तो इसका 2 बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक यहाँ से या इस तरीके से भी ले लेंगे तो लगभग सारा कवर हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सारे जो आणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं या तापीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं उनको आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो 5th चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद में एक चैप्टर और है इसका, और 10th क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर आगे की चीज़ों की तरफ देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से हमको कहीं न कहीं थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है, तो अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस चैनल से हमें किसी भी प्रकार का या इस वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट हुआ है, तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।